Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya Dhmija here, your educator. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की हमारी ये 4th क्लास है. इससे पहले 3 क्लासेज हम जो भी बेसिक सा बनता है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बाय नॉन ओनर. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा इस कोविड के टाइम पे कंटेंट लेके आते रहे. जितनी हमसे हो सके हम आपकी हेल्प कर सकें. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. तो आज का टॉपिक है हमारा सेल बाय नॉन ओनर. ठीक है, तो हमारा वैसे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि नो वन कैन ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़. तो कोई भी पर्सन जो गुड्स का ऑनर नहीं है वो उसके अलावा कोई भी पर्सन बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता. अगर गुड्स मेरी हैं, मेरे नाम पर है, तो मैं किसी को गुड्स अगर सेल करती हूँ तो मैं एक बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर रही हूँ. अगर गुड्स मेरे बिहाफ पर कोई और ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो एक बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि वो गुड्स उसकी है ही नहीं. बिहाफ छोड़ो, कोई पर्सन मेरी गुड्स को अपनी गुड्स बता रहा है, वो गुड्स स्टोलन है, चोरी करके गुड्स को अपनी गुड्स बता रहा है, तो वो बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, बेटर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है. तो ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर बेस्ड है नीमन दैट क्यूड नोन हैबिट. इसका मतलब क्या है कि नो वन गिव्स व्हाट ही हैज़ नॉट. कोई पर्सन कुछ नहीं दे सकता जिसके पास खुद कुछ है ही नहीं. जिसके पास जो चीज़ है वो ही दूसरों को वो चीज़ दे सकता है. ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं दूसरों को वो चीज़ नहीं दे सकती. अगर मेरे पास अपने पास कुछ है तो ही मैं दूसरों को कुछ दे सकती हूँ. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रू ऑनर्स. इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट क्या है? ताकि हम ट्रू ऑनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रूल, इस रूल के इम्प्लीकेशन से पर्सन जो कि इनोसेंट है, ही मे बी person however innocent he may be if buy goods from the non owner. अगर कोई बायर नॉन ओनर से गुड्स ले भी लेता है तो वो गुड टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है. वो उसको जो बायर है उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, मतलब असली ओनरशिप जो है उसको नहीं मिलेगी. जिसकी चीज़ है, जिसकी गुड्स हैं, एट द एंड वो कभी ना कभी तो आके आपसे वो गुड्स मांगेगा ना. तो ये केस है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसकी चीज़ है वो ही उसको बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है. फॉर इंस्टेंस, in case of a sale of a horse at a public auction, the auctioneer and the buyer both were ignorant of the fact that the horse was stolen. दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि जो हॉर्स है वो चोरी का है. The buyer doesn't get the good title against the true owner. ट्रू ओनर के अगेंस्ट उसको एक गुड टाइटल नहीं मिला. वो पैसे दे रहा है, पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसको ट्रू ओनरशिप नहीं मिल रही है. ये पहले भी हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं. अगर मान लो कोई कार चोरी की है, कोई चोर उस कार को अपनी कार बता रहा है और किसी पर्सन को पता ही नहीं है इस फैक्ट के बारे में कि ये कार चोरी की है. अगर वो उससे ख़रीद लेता है तो जब ट्रू ओनर को पता चलेगा वो आपसे अपनी चीज़ों को वापस ले जाएगा. तो आपको वो चीज़ें वापस भी करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि आपके पास ऑनरशिप नहीं है. क्यों नहीं है ऑनरशिप आपके पास? क्योंकि जिस पर्सन से आपने गुड्स को लिया था वो खुद ही उस चीज़ों का, उस गुड्स का ऑनर नहीं है. तो जो खुद ऑनर नहीं है वो आपको ऑनरशिप कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो लीडिंग केस है इसमें देखते हैं क्या बताया गया है. X a hirer of a goods under the hire purchase agreement sells them before he had paid all the installment. Y जो कि बायर है, थ्रू द एक्टिंग इन अ गुड फेथ, उसको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, गुड फेथ में एक्ट कर रहा है. डजंट एक्वायर द प्रॉपर्टी इन गुड्स अगेंस्ट द ट्रू ओनर एंड ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट बाय हायरर. क्योंकि जो एक्स है वो गुड्स का रियल ऑनर नहीं है. अगर वो हायर पेमेंट जो है उसकी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो जो गुड्स का ट्रू ऑनर है वो वाई से गुड्स को क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है.
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसमें आपको क्या बताया गया, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही है, जो पर्सन गुड्स का ऑनर होगा वो ही एक बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा कोई पर्सन आपको बेटर टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर आप इग्नोरेंट हो, आप गुड फेथ में एक्ट करके गुड्स को ले भी लेते हो, तो उस केस में आपको गुड्स को वापस करना पड़ेगा, और जो ट्रू ओनर है उसके पास पूरा पूरा राइट होता है कि वो गुड्स को आपसे रिकवर कर ले। ठीक है, इस रूल के बावजूद कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ये कहती है कि अगर सेल बाय नॉन ओनर होती भी है, ओनर के बिना होती भी है, तो वो गुड टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रही है। वैसे जनरल रूल आपका यही है कि जो गुड्स का ओनर है वो ही एक अच्छा टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो बाय नॉन ओनर, सेल बाय नॉन ओनर भी होती है, तो वो गुड टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, objective of the exception to the rule that the buyer cannot get a better title than a seller is to protect the interest of the person who buys the goods in a good faith and for the valuable consideration. जो नॉन ओनर है may pass the better title than he himself has with the application of certain exception. कुछ exceptional cases है जहाँ पर जो नॉन ओनर है वो पर्सन भी एक बेटर टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है, और वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टोपल। सेक्शन 27 ये कहता है, देखो ओवरऑल इस पॉइंट में समझाती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। जो आपका ट्रू ओनर है ना, वो अपने कंडक्ट से, अपनी एक्टिविटी से, अपने एक्ट से बायर को ये बिलीव दिला दे कि जो सेलर है उसके पास अथॉरिटी है गुड्स को सेल करने की, और वो बायर को इंड्यूस करे कि वो गुड्स को बाय करे। तो इस केसेस में, इन सच सर्कमटेंसेस, जो बायर है वो गुड्स ले रहा है फ्रॉम द सेलर इन द गुड फेथ, ही रिक्वायर्स अ गुड टाइटल, तो उसको गुड टाइटल मिलेगा। सब्सिक्वेंटली जो ट्रू ओनर है इज नॉट परमिटेड टू डिनाई द सेलर्स अथॉरिटी, वो बाद में, ट्रू ओनर बाद में इन चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकता कि ये चीज़ें मेरी है, क्योंकि उसने खुद अपनी प्रेजेंस में सेलर को ये अथॉरिटी दी है। उसके कंडक्ट से बायर ये इंड्यूस हुआ है गुड्स को परचेज करने के लिए। बायर ने ये बिलीव किया है कि जो सेलर मुझे गुड्स दे रहा है वो उसकी खुद की है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक पर्सन है, वो अपनी मदर की गुड्स को उसकी प्रेजेंस में बेच रहा है, एंड उसको, उसकी मदर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, शी मेकिंग नो ऑब्जेक्शन, वो उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल रही है, तो वो बाद में भी इस चीज़ की को मना नहीं कर सकती कि उसकी ये चीज़ें उसकी है, उसके बेटे को उसने अथॉरिटी नहीं दे के रखी है। वो डिनाई नहीं कर सकती, डिनाई हर सन्स अथॉरिटी टू सेल। सेल जो है, सेल ने उसको बाइंड कर दिया, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उसकी प्रेजेंस में हुई है। बोलना था तो उसको पहले बोलना चाहिए था कि ये गुड्स की ओनर मैं हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं बेचना चाहती, लेकिन वो पहले कुछ नहीं बोले। उनके कंडक्ट से, उनकी प्रेजेंस में, उनके चुप्पी से, साइलेंस से, कुछ भी कह लो कि वो नहीं बोले हैं। अगर वो पहले क्लियर कर देते तो सेल उनके द्वारा ही होनी थी। तो इस केस में अगर सेल बाय नॉन ओनर होती है तो वो गुड टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रही है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय एस्टोपल। तो इन द रेफरेंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एस्टोपल में अराइज इन द फॉलोइंग वेज। कैसे अराइज होता है? द ऑनर इज स्टैंडिंग बाय whom the sale is effected. The owner is assisting the sale and he permits the possession of the goods to the another. ऑनर की प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, ऑनर असिस्ट भी कर रहा है सेल को, और ऑनर ने परमिशन भी दी है अनदर को, किसी थर्ड पर्सन को पोजेशन के लिए। तो ये हमारा एस्टोपल का केस आ जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इस केस में आपको क्या बताया गया है कि एक पर्सन है, ऑनर ऑफ अ वैगन अलाउड वन ऑफ हिज एम्प्लॉयज वाई, उसने वाई को अलाउ कर दिया कि वो अपना नेम इसके ऊपर पेंट कर ले। एक्स डिड सो,
उसने कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग द पब्लिक टू बिलीव दैट द वैगन बिलोंग टू वाई। ये बिलीव दिलाने के लिए लोगों को कि ये जो वैगन है वो वाई का है। तो जेड ने परचेज कर लिया ये सोचते हुए कि ये वाई का है। जेड ने एक्वायर किया एक गुड टाइटल, एज एक्स ने जो किया है एस्टोपल किया है। Good acquires a good title as X is stopped from denying the Y's authority to sell। जो X है वो अब Y को डिनाई नहीं कर सकता कि वो इस चीज़ को सेल ना करे। ठीक है, तो Z को जो है वो गुड टाइटल ही मिला है इस केस में भी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। जो एजेंट होते हैं उनके पास भी पूरी अथॉरिटी होती है। पहला तो एस्टोपल हो गया ना कि उसकी प्रेजेंस में भी है, उसकी एक्टिविटी, उसके कंडक्ट से। कंडक्ट किसका? ट्री ओनर का। ट्री ओनर के कंडक्ट से हमें ये चीज़ बायर ने ये चीज़ मानी है कि ये गुड्स उसकी है। थर्ड पार्टी से अगर वो ले भी रहा है तो वो एक गुड टाइटल ले रहा है। अब आ गया सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 27 सबसेक्शन 2। अ बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम अ मर्केंटाइल एजेंट हु हैज नो अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल टू सेल एक्वायर्स अ गुड टाइटल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सेल जो है वो मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा होनी चाहिए। मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू द गुड्स। टाइटल मतलब ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। और पोजेशन जो है मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। जो पोजेशन है वो प्रिंसिपल की कंसेंट के पास, उसके कंसेंट के साथ उसके पास है। और एजेंट जो है मस्ट हैव मेड द सेल इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एजेंसी। वो पर्सनली नहीं, जो बिजनेस का टाइम है, ऑर्डिनरी कोर्स है बिजनेस का, एजेंसी बिजनेस का, उसी टाइम के बीच में ही उसको क्या करनी पड़ेगी? सेल करनी पड़ेगी। द बायर मस्ट एक्टेड इन अ गुड फेथ। जो बायर है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। बायर शुड नॉट हैव अ नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। बायर को ये चीज़ नोटिस नहीं होनी चाहिए कि सेलर के पास, सेलर कौन है एट प्रेजेंट? सेलर एट प्रेजेंट हमारा एजेंट है, कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये चीज़ उसको नहीं पता होनी चाहिए, तभी तो वो बिलीव करेगा ना कि जो एजेंट है उसको पता ही नहीं है कि ये एजेंट है या प्रिंसिपल है। उसको ये बस इतना पता है कि ये इन चीज़ों का ऑनर है। ठीक है, तो मर्केंटाइल एजेंट कौन है? मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी इन अ कस्टमरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। जिसके पास अथॉरिटी है गुड्स को सेल करने की, बाय करने की, और सिक्योरिटी ऑफ गुड्स में मनी रेज करने की, टू रेज द मनी ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। ओके, सिक्योरिटी गुड्स की रख के वो मनी भी उठा सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बताया गया आपको। A jewelry house owner had appointed the रहीम as his agent to take care of his jewelry। तो रहीम ने जो ज्वेलरी है वो सोल्ड कर दी है मिस्टर एक्स को। एक्स को इस चीज़ का नहीं पता है कि जो रहीम है वो ऑनर है या एजेंट है। ठीक है, कंडीशन पूरी हो रही है। तो इट वॉज हेल्ड दैट द एक्स गॉट अ बेटर टाइटल ऑफ अ गुड्स। एक्स को एक अच्छा टाइटल मिला है, चाहे ये सेल नॉन ऑनर के द्वारा, लेकिन फिर भी उसको एक गुड टाइटल मिला है, बेटर टाइटल मिला है। एज द रहीम द एजेंट हैड द पोजेशन ऑफ द ज्वेलरी विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर। ऑनर की कंसेंट के कारण, कंसेंट के साथ उसके पास ज्वेलरी का पोजेशन है। ही हैड एक्वायर्ड द ज्वेलरी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन हिज कैपेसिटी एज एन एजेंट। उसके पास एजेंट की कैपेसिटी के साथ है और वो इस ज्वेलरी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्वायर कर रहा है। तो जो एक्स है, एक्स जो बायर है वो गुड फेथ में काम कर रहा है और उसको ये चीज़ नहीं पता है कि रहीम के पास गुड्स को सेल करने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा भी क्या होती है? एक बेटर टाइटल देता है। सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर। ज्वाइंट ओनर सेक्शन 28 ये कहता है वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर हैड द पोजेशन ऑफ द गुड्स। ज्वाइंट ओनर जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स ओनर है, ठीक है, बाकी सारे पर्सन्स की कंसेंट के साथ अगर वो गुड्स को सेल भी करता है तो वो गुड टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रहा है। जो बायर है वो परचेज कर रहा है गुड्स को इन गुड फेथ में। द बायर हैड नो नॉलेज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल मतलब उसको ये चीज़ नहीं पता कि इन चीज़ों का जो ऑनर है वो ज्वाइंट ऑनर है,
कोई एक सिंगल पर्सन ओनर नहीं है, तो बायर को क्या मिलेगा, एक गुड टाइटल ही मिलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेक्शन 28 क्या कहता है, वेयर वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज अ सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द परमिशन ऑफ द अदर को ओनर्स। अदर को ओनर की परमिशन के साथ अगर वो गुड्स को सेल करता है और जो बायर है वो गुड फेथ में चीज़ों को लेता है, तो वो एक अच्छा टाइटल ही ट्रांसफ़र कर रहा है। Thus the sale by one of the joint owner would be valid if the following conditions are satisfied. पहला, one of the several co-owner of goods must be in a sole possession of the goods. गुड्स का सोल पोजेशन उनके पास होना चाहिए और जो परमिशन है बाकी को ओनर से लेनी जरूरी है गुड्स को सेल करने से पहले। और जो बायर है शुड परचेज अ गुड्स इन अ गुड फेथ, जो बायर है वो गुड फेथ में गुड्स को परचेज करेगा और बायर को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि सेलर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो कहाँ गया, फिरा एक्स एंड वाई ज्वाइंटली बाय a few diamonds and it agreed that Y would keep the diamonds till they decide what to do with them. Y के पास रहेंगे जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेते कि इन डायमंड्स का क्या करना है। तो Y ने डायमंड्स Z को सेल कर दिए। Z को इस बात के बारे में नहीं पता है कि Y के पास अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है अथॉरिटी उसके पास, वो भी तो ऑनर है लेकिन वो सिंगल ऑनर नहीं है, वो ज्वाइंट ऑनर है। इसके बीच X भी ऑनर है, तो Z को जो है वो गुड टाइटल मिलेगा। ठीक है, सेल बाय पर्सन इन अ पोजेशन ऑफ अ गुड्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर कोई पर्सन गुड्स को सेल करता है, देखो पहले एग्जांपल समझ लो इसकी, फिर समझ में आएगा। एक्स बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इंड्यूसेस अ वाई टू सेल एंड डिलीवर टू हिम अ काउ। मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ एक्स ने इंड्यूस किया वाई को कि उसको सेल कर दी जाए। एक्स sells a cow to Z before he rescinded the contract. rescinded कैंसिल करने से पहले ही उसने क्या किया, Z को काउ को बेच दिया और Z ने परचेज कर लिया इन द गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ द सेलर्स डिफेक्टिव टाइटल। सेलर का डिफेक्टिव टाइटल अभी नोटिस नहीं आया है, कुछ भी नहीं उसको इस चीज़ के बारे में पता कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ है, एक्स के पास कैसे आई कैसे नहीं आई उसको कुछ भी नहीं पता है। तो जेड ने जो है गुड टाइटल ही एक्वायर किया है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे फ्रॉड हो गया, किसी को धमकाया, कोर्शन हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कोई पर्सन गुड्स का पोजेशन ले रहा है अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और उनको सेल करता है किसी बायर को, rescinding a contract who buys in a good faith and without the notice of the seller's defective title। सेलर ने अभी तक ये नोटिस नहीं दिया कि ये जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। उससे पहले अगर वो बायर किसी नए बायर को गुड्स को सेल कर देता है तो नए बायर को गुड टाइटल ही मिलेगा। ओके, क्योंकि वो गुड फेथ में कर रहा है, उसको नहीं पता है कि ये जो पोजेशन उसके पास आया है ये वॉइडेबल है, वॉइडेबल के साथ हुआ है। This exception is applicable only where the contract becomes voidable on the ground of, कौन कौन से ग्राउंड पे voidable बना कॉन्ट्रैक्ट, कोर्शन के बेसिस पे, फ्रॉड के बेसिस पे, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, द एक्सेप्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओरिजिनली वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड है ये एक्सेप्शन वहाँ पे नहीं लगती है, ये कुछ केसेस में ही लगती है। वेयर द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट और अ क्रिमिनल एक्ट, जैसे किसी ने चोरी किया, क्रिमिनल एक्ट से किया, तो ये चीज़ तो पहले से ही वॉइड है, ये चीज़ तो पहले से ही गलत है। इन चीज़ों में ये एक्सेप्शन नहीं लगती है। एक्सेप्शन कहाँ पे लगती है, कोर्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में। और नए वाले बायर को कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो सेलर था उसने अभी तक डिफेक्टिव टाइटल के बारे में नोटिस नहीं दिया है कि ये जो गुड्स हैं ये कैसे ट्रांसफ़र हुई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है
सेल बाय सेलर इन अ पोजेशन आफ्टर सेल। आफ्टर सेल की बात कर रहे हैं। जो सेलर है उसके पास सेल के बाद भी चीज़ों का क्या है, पोजेशन है। तो उस केस में अगर वो सेल करता है तो वो टाइटल कैसा प्रोवाइड करता है, चलिए देखते हैं। Where the seller having sold the goods continue in a possession of them and sell them over again to another person, the buyer gets a good title provided the following conditions are satisfied। वैसे तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक बार चीज़ें सेल हो चुकी हैं आप उसको दोबारा से सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं तो उस केस में आप कर सकते हो। Seller should continue be in a possession of the goods or the documents of title of goods after having sold them। सेलर के पास गुड्स का पोजेशन और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होना जरूरी है। सच पोजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड विद द कंसेंट ऑफ द बायर। ये जो पोजेशन है आपने जबरदस्ती अपने पास नहीं रखा है एज अ सेलर, बायर की कंसेंट के साथ ये गुड्स अभी भी आपके पास है, आपके पोजेशन में है। तो जो सेकंड बायर है, जो नया बायर है, वो बाय कर रहा है गुड्स इन अ गुड फेथ एंड द सेकंड बायर शुड नॉट हैव नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। उसको पिछली सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उस केस में जो सेलर है वो फर्दर सेल कर सकता है, आफ्टर सेल कर सकता है अगर उसके पास पोजेशन है तो। ठीक है, एक्स ने गुड्स सेल करी वाई को बट कंटिन्यू टू रिमेन इन अ पोजेशन ऑफ देम विद द कंसेंट ऑफ द बायर। तो एक्स ने गुड्स को जेड को सेल कर दिया, जेड ने गुड्स को एक गुड फेथ में खरीदा है और उसको किसी भी पीरियड सेल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो उस केस में जेड को क्या है, एक अच्छा टाइटल मिला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेल बाय बायर इन अ पोजेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल। पहले सेलर की बात कर रहे थे, अब बायर की है। वेयर अ बायर हु हैविंग बॉट और एग्री टू बाय द गुड्स एंड इन अ पोजेशन ऑफ देम विल ऑल्सो ट्रांसफर द गुड टाइटल ऑफ अ गुड्स टू द थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बायर के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए। बायर ने जो गुड्स का पोजेशन लेके रखा है वो सेलर की कंसेंट के साथ लिया है। जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो पास नहीं है, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू बायर। और जो थर्ड पार्टी है वो गुड फेथ में काम कर रही है, मतलब वो सेल कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो क्या कहते हैं आपको इस केस में, एक्स ने एग्री किया बाय करने के लिए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम वाई इन रिटर्न फॉर अ कार सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट हिज सॉलिसिटर अप्रूव्ड द टाइटल टू द लैंड बिफोर एनीथिंग वाज डन इन दिस कनेक्शन। एक्स गिव द पोजेशन ऑफ हिज कार टू वाई। अभी तक कुछ हुआ नहीं है लेकिन जो उसका पोजेशन है उसने एक्स ने किसको दे दिया, वाई को दे दिया। और जो उसने वाई ने क्या किया, सेल कर दी जेड को इन अ गुड फेथ। तो जेड ने जो है एक अच्छा टाइटल लिया है, गुड टाइटल उसको मिला है। तो ये हो गया आपका पोजेशन बायर के पास है तो वो अपनी गुड्स को सेल कर सकता है। मतलब अभी तक पूरी तरह अगर नहीं भी हुई है, हाफ पोजेशन उसके पास है, हाफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, प्रॉपर्टी अभी तक पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हुई है, तभी भी वो कर सकता है। देन आ गया सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जिसको पैसे नहीं मिले हैं, तो अनपेड सेलर के पास ये राइट ऑफ लयन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है एंड पोजेशन होता है गुड्स का ऑफ ऑनरशिप हैज पास टू द बायर। In such a case, if the unpaid seller resells the goods, the buyer can resell gets an absolute title to the goods against the ओरिजिनल बायर। तो उस केस में अगर जो ओरिजिनल बायर है आपको पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप उन चीज़ों को रीसेल कर सकते हो क्योंकि बायर के पास ये सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, सॉरी बायर के पास नहीं, सेलर के पास ये राइट्स होते हैं। सेलर के पास राइट है, राइट ऑफ लयन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ विच द ओनरशिप हैज पास टू द बायर। जो ओनरशिप वो पास कर चुका है उसकी पोजेशन रखने का, पोजेशन का भी उसके पास क्या होता है, राइट होता है। तो इस केस में अनपेड सेलर अगर रीसेल करता है तो वो एक अच्छा टाइटल ही दे रहा होगा अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर।
अदर केसेस आ जाते हैं जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 169 क्या कहता है कि अगर किसी को गुड्स मिली है, फाइंड मिली है, तो वो भी एक अच्छा टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन कंडीशन उसकी यही है कि उसने अपनी ओर से पूरे एफर्ट्स कर लिए, लेकिन वो एक अपने ओरिजिनल ऑनर को नहीं फाइंड कर सका। तो उस केस में वो जो अगर फाउंड नहीं कर सका तो वो गुड्स को अगर सेल करता है तो वो एक अच्छा टाइटल ही उसको दे सकता है। किसको? बायर को। फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन पास अ बेटर टाइटल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बाय सेलिंग देम एंड द बायर रिक्वायर्स अ गुड टाइटल। बायर को एक अच्छा टाइटल ही मिलेगा। सेल बाय द पवनी एंड प्लेजी ऑफ द गुड्स। तो इस केस में भी उसके पास राइट होता है गुड्स को प्लेज करने का, तो वो भी एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। जैसे एक्स ने बोरो किया 1000 रुपीज फ्रॉम वाई एंड प्लेज सर्टन गुड्स। कुछ चीज़ें उसने प्लेज कर दी और प्रॉमिस किया कि वो विद इन 6 मंथ्स लोन को रीपे कर देगा। उसने रीपे नहीं किया, ड्यू डेट निकल चुकी है, नोटिस हमारे पैसे नहीं दिए, तो तुमने जो चीज़ें हमारे पास प्लेज करके रखी हैं हम इन चीज़ों को सेल कर देंगे। तो वाई ने अगर गुड्स को सेल कर भी दिया है तो जेड को एक अच्छा टाइटल ही मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। व्हेन अ पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास आ चुकी है, तो उनके पास ये पावर होती है कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके, सेल करके जो भी बचता है, जो भी अमाउंट उससे रिकवर होती है, तो वो रिकवर कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स बाय कस्टम ऑफिशियल और इनकम टैक्स ऑफिशियल अगेंस्ट द ड्यूटीज ऑफ और टैक्सेस। ये जो पर्सन है अच्छा ही टाइटल पास कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, अगर सेल करते हैं तो ये एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर रहे होते हैं। होल्डर इन अ ड्यू कोर्स गेट्स अ बेटर टाइटल नेगोशिएबल एक्ट के अंडर अगर ट्रांसफर करते हैं तो। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बताऊंगी पूरा डिटेल में क्या होते हैं ये। सेल ऑन द मार्केट अवार्ड एक प्रिस्क्राइब्ड प्लेस जहां पर गुड टाइटल पास किया जाता है ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड टाइम टू द बायर, जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और उसको किसी भी डिफेक्टिव टाइटल ऑफ सेलर के बारे में नहीं पता है। तो बायर गेट्स द एब्सोल्यूट टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ऑनर के अगेंस्ट वो एक अच्छा टाइटल ही ले रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इसके साथ आपका ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का टॉपिक ख़त्म होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना, समझना और क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेल बाय नॉन ओनर। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और चैनल को शेयर भी करना है और लेसन्स को भी शेयर करना है, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। जितना बेनिफिट वो इन क्लासेस से ले सकते हैं तो ले लें। कोविड का टाइम है, बाहर क्यों जाना आपने ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो जितना घर पे रहोगे उतना सेफ रहोगे। आपकी खुद की सेफ्टी के साथ साथ आपके अपनों की भी सेफ्टी है। ठीक है, तो आपने अपनों का ध्यान भी रखना है और अपना भी रखना है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।